हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटिकल साइंस का प्रैक्टिस सेशन सीरीज़ है। इसमें हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आगामी आप किसी भी स्टेज से, अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है ये क्लास। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मेरे चैनल पे ज्ञान संकल्प पे आपको पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री की क्लासेस ली जाती है। काफ़ी सारे कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे अपलोड कर रखा है, आप एक बार प्लेलिस्ट को भी चेक कीजिएगा तो आपको काफ़ी सारे कंटेंट मिल जाएंगे। तो ठीक है, और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, और स्टार्ट करने से पहले आप लाइक का बटन दबा दीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। चलिए, कौटिल्य की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। जब भी आप क्वेश्चन पर ये सही पूछा जा रहा है या गलत पूछा जा रहा है, उस पर बिल्कुल ध्यान से उसको देखिए, सही नहीं है। देखिए, पहला है वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र वे राजनीतिक अर्थशास्त्र को एक स्वतंत्र विषय बनाने का प्रथम व्यक्ति था। राजनीति अर्थ, ठीक है। उन्होंने राजनीति में एक ऐसे सिद्धांत का प्रतिपादन किया जो राज्य व्यवस्था के प्रत्यक्ष व्यवहारिक सरोकार से संबंधित था। उन्हें नीति शास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय दिया जाता है। पहली बार उन्होंने भारत में एक सुदृढ़ राजनीतिक नियंत्रण की शुरुआत की थी। तो ये नीति शास्त्र का नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। और सबसे पहले ये अर्थशास्त्र है, ये अर्थशास्त्र राजनीतिक पे लिखी गई पुस्तक है, जिसमें क्या है 15 अधिकरण है, 150 अध्याय हैं। प्रथम 5 अधिकरण में राज्य के आंतरिक प्रशासन, ये भी पूछा जाता है कि किस आंतरिक प्रशासन के बारे में किस भाग में है। और 6 से लेकर 13 तक विदेशी संबंध है, और शेष 2 अधिकरण में अन्य विषयों की चर्चा की गई है। ठीक है, ये भी अंदर से क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। अगला, निम्नलिखित में से किसने कहा कि रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता कि यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत करे, शुरुआत बने। तो ऐसा बोले थे डनिंग। ठीक है, एक बार मैं फिर से क्वेश्चन बोलती हूँ। क्या है, रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है कि वह एक रोमांस के है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार पर एक वैज्ञानिक आक्रमण की शुरुआत बने। तो प्रसिद्ध अमेरिकी इतिहासविद और राजनीतिक सिद्धांत डनिंग का 1857 से 1922 ने रिपब्लिक इस कारण से एक आदर्श राज्य की तस्वीर नहीं देता है, यह एक रोमांस है, बल्कि प्लेटो चाहते थे कि यह भलाई के विचार। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल उनकी प्रसिद्ध रचना है, ये ध्यान रखिएगा। डनिंग की क्या है, हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज एंशिएंट एंड मेडिएवल, 1902 से 20। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने कहा कि काल के क्रम में राज्य, परिवार और व्यक्ति के बाद आता है, लेकिन प्राकृतिक क्रम में उनसे पहले आता है। तो ये अरस्तु का कथन है। एक मिनट, थोड़ा सा मैं इसको जूम कर दूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो अरस्तु कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, लॉक के लिए निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। सामाजिक संविदा की दृष्टि से सही नहीं है। पहला है, संविदा एक बार किए जाने पर अपरिवर्तनीय हो जाती है। बी है, संविदा जिसके प्रति हरेक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी चाहिए। सी है, संविदा जिसमें व्यक्ति वे कुछ एक अधिकार छोड़ देते हैं जो वे प्राकृतिक की स्थिति में रखते थे। संविदा प्रकृति के नियम पर विराम नहीं लगाती को, तो कौन सा नहीं है, तो ये वाला संविदा जिसके प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति नहीं देनी पड़ती, ये वाला। राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते के सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले विचारकों में लॉक एक प्रमुख विचारक हैं। संविदा के प्रति हर एक पीढ़ी को सहमति देनी चाहिए। ध्यान है कि लॉक दो समझौते की बात करता है, एक लोग आपस में और एक दूसरे लोगों को संप्रभु से। ठीक है, दो समझौते की ये बात करते हैं।
देखिए अब ये भी आप ध्यान रखिएगा, हॉब्स एक समझौते की बात करते हैं, लॉक दो समझौते की बात करते हैं और रूसो एक समझौते की बात करते हैं। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। अगला है रूसो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, पहला है व्यक्ति आत्म प्रेम जो उसकी वास्तविक जरूरतों की पूर्ति करता है, सिर्फ गौरव बनने के लिए, वर्ण करने के लिए निमित्त है। बी, गौरव सहानुभूति से असंगत बन जाता है। सी है गौरव से सभी बुराइयां उत्पन्न हुई है। डी है गौरव तर्क से उत्प्रेरित नहीं होता। तो नहीं, यही वाला सही नहीं है। क्या सही नहीं है? तो गौरव से उत्प्रेरित होता है, नहीं दिया था। ठीक है, इनकी है बुक द सोशल कॉन्टेक्स्ट 1762 एमाइल। ठीक है, इनकी प्रसिद्ध बुक है। अगला है असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। जे एस मिल ने इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। कारण है इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि उसका एक गुणवत्तापरक आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का स्वरूप ले लेती है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ सही और सही एक्सप्लेन किया जा रहा है। ऑन लिबर्टी इनकी फेमस बुक है, आपको पता होगा। अब देखते हैं, जैन धर्म है, शैव धर्म है, रस्किन या और टॉल्स्टॉय और प्लेटो। ठीक है, तो जैन धर्म में अहिंसा पर बल कर सकते हैं हम, यानी हम ए में 4 एक में ही है, फिर भी मैं देखती हूँ। चलिए, ए में 4 हम करते हैं पहले। फिर वैष्णव धर्म, वैष्णव धर्म दृष्टिकोण की विश्व जननीयता। ठीक है, फिर है रस्किन और टॉल्स्टॉय, उनका हो जाएगा औद्योगिक सभ्यता और निश्चेष्ट प्रतिरोध। फिर है प्लेटो, आदर्श और नैतिक मूल्य के लिए चिंता। ये आप कर सकते थे, प्लेटो का भी आदर्श और जैन वाला कर सकते थे, और प्लेटो का दो करके भी आपका ये आंसर एक करके ऐसे आ गया, या दो करके। जनरली इस तरह के क्वेश्चन में आपको एक से सही हो जाता है या दो आना चाहिए। ठीक है, अगला है साप्ताहिक पत्रिका कर्मयोग और धर्म को शुरू किया था, तो ये अरबिंदो घोष ने शुरू किया था। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योगा, सावित्री इनकी प्रमुख रचना है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन फिर आ गया है, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। देखिए, एम एन रॉय ने मार्क्स के इतिहास के भौतिकवादी व्याख्या को नहीं स्वीकार किया। कारण है इसमें निर्धारणवाद और आदर्शवाद का तत्व है। तो दोनों सही है और सही व्याख्या है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सही है और सही व्याख्या है। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसने कहा मेमनों से ऊन कतर लिए गए हैं और वे सर्दी की तीव्रता महसूस कर रहे हैं। यह है अंबेडकर का फेमस कथन है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। तो देखिए, पहला है पारंपरिक राजनीतिक सिद्धांत अनुशासन मूलक और मानकीय है। बी है व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत एक रूपताओं और नियमितताओं से जुड़ा हुआ है। सी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत कार्रवाई और संगतता से जुड़ी हुई है। डी है उत्तर व्यवहारवादी राजनीतिक सिद्धांत समग्रतात्मक नहीं है। तो यही डी, ये वाला नहीं है, तो हो जाएगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, आइजिया बर्लिन का निम्नलिखित में से कौन सा तर्कधार राजनीतिक सिद्धांत यानी राजनीतिक दर्शन के पुनरुत्थान के संदर्भ में सही नहीं है। पहला कथन बोल रहा है, पहला बोला जा रहा है राजनीतिक समाज में विद्यमान रहती है, राजनीति समाज में विद्यमान रहती है जहां उद्देश्य टकराते हैं। उदारवादी व्यवस्था में राजनीतिक सिद्धांत का कभी भी अंत नहीं हो सकता। दूसरा है राजनीतिक सिद्धांत के पतन के लिए पक्के अनुभववादियों और उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उन्होंने क्लासिकीय परंपरा को प्रतिस्थापित कर दिया। सी है आदमी के जिज्ञासा और तर्क संगत परीक्षा के परिणाम स्वरूप राजनीतिक सिद्धांत का अस्तित्व बना रहता है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है। तो यही सही, ये वाला आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर डी। तो आइजिया बर्लिन 1909 से 1997 एक रूसी ब्रिटिश सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं और दार्शनिक हैं। बर्लिन राजनीतिक सिद्धांत के पतन की संकल्पना का खंडन करते हैं। राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के संबंध में यह कथन सही नहीं है। उन्हें राजनीतिक सिद्धांत के पुनरुत्थान के प्रति संदेह है, ये वाला सही। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने समाज के
परस्पर फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर और आवश्यकता नियम के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की है। तो ये है जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो जॉन रॉल्स ने समाज के पारस्परिक फायदे के लिए एक सहकारी उद्यम कमोबेश आत्मनिर्भर आवश्यकता नियमों के द्वारा शासित के रूप में परिकल्पना की। अपने न्याय सिद्धांत की व्याख्या करते हुए अज्ञानता का पर्दा की संकल्पना भी दिया है, वेल ऑफ इग्नोरेंस। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किसने द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स लिखा है। तो ये नॉजिक का है। देखिए, ये उनका जन्म 1938 से 2002 और उनकी एक प्रसिद्ध बुक है एनार्की स्टेट एंड यूटोपिया और जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। अमेरिकी दार्शनिक रॉबर्ट नॉजिक हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन समुदायवाद के प्रतिपादक नहीं है, यानी समुदायवादी विचारक नहीं है, कहने का मतलब। तो आपको एक तो नहीं है, बाकी जो तीन है वो हो जाएंगे। तो एक मैकेंटायर भी समुदायवादी हैं, माइकल सैंडल भी हैं, वॉल्जर भी हैं। फेडरिक हायक ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में लोकतंत्र की विशेषता है। एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, लोकतंत्र के लिए राजनीतिक समानता अपेक्षित है। ठीक है, सभी नागरिकों को निर्वाचन में खड़े होने का हक प्राप्त है, चाहे उनकी नस्ल, लिंग, धर्म कुछ भी हो। तीसरा है सभी नागरिकों के पास एक मत अवश्य होना चाहिए। चौथा है राजनीतिक समानता का अर्थ एक व्यक्ति एक मत का मान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी, सभी कुछ सही है। अगला है मैच करते हैं हम। बेरी है, सुजान मोलर हॉकिंस है, अमर्त्य सेन है, टॉम कैंपबेल है। जस्टिस है आइडिया ऑफ जस्टिस। तो आइडिया ऑफ जस्टिस किसका है? ये है आपका अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस। ठीक है, जेंडर जस्टिस एंड फैमिली ये हो जाएगा सुजान मॉलकिन का होगा, ऑलकिन का होगा। सबसे पहले सी में हमें लगाना सेकंड, तो सी में सेकंड सब में है। ठीक है, फिर हम बी में लगाएंगे जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली, बी में थर्ड, तो बी में थर्ड आपका दो में है। चलिए, इसे भी काम नहीं बनेगा। चलिए अगला देखते हैं। और टॉम कैंपबेल का है आपका जस्टिस, तो ये हो जाएगा। एक बार मैच कर दे रही हूँ। एक बेरी का हो जाएगा द लिबरल थ्योरी ऑफ जस्टिस। सुजान ऑकिंस का है जस्टिस, जेंडर एंड फैमिली। अमर्त्य सेन का आइडिया ऑफ जस्टिस। टॉम कैंपबेल का है जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्क्स के अधिशेष मूल्य सिद्धांत की निम्नलिखित में से कौन कौन सी विशेषता है? ठीक है, अधिशेष मूल्य या अतिरिक्त मूल्य की जो सिद्धांत है उसकी क्या क्या विशेषता है? पहला है यह रिकार्डो के सिद्धांत का विस्तारित रूप है। सही है, उन्होंने रिकार्डो से ये लिया था। दूसरा है श्रम शक्ति श्रमिक के मस्तिष्क, मांसपेशी और तंत्रिका के बराबर होती है। प्रत्येक पदार्थ का मूल्य उसमें निहित श्रम की मात्रा के समानुपाती नहीं होता। नहीं, समानुपाती होता, तो ये नहीं है, तो ऐसे इसको हम एलिमिनेट हम करेंगे। तीसरा को उत्पादन में जितने श्रम घंटे कामगारों को उसकी संख्या के अनुपात में अवश्य भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये पहला, दूसरा और चौथा सही है। देखो, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत उनका क्या था? ये था कि जैसे कच्चा माल आता है, ठीक है, कच्चा माल जब वो प्रिपेयर होके जो माल बनता है उसकी कीमत मजदूरों को तो मिलती नहीं है। उसका जो मुनाफा होता है वो जो पूंजीपति हैं वो लेते हैं। मजदूर को क्या मिलता है? सिर्फ रोज का मेहनत आना मिलता है। लेकिन जो ये जो बढ़ के जो मतलब जैसे कच्चा माल और जो प्रिपेयर होके जो बनता है, वो जो बीच का जो फायदा हुआ वो एक्चुअली मजदूर का, क्योंकि मजदूर ने उस पर काम किया है और उसकी कीमत को बढ़ाया है। तो ये जो बीच का जो मूल्य जो बढ़ने का है उसी को ये अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत बोलते हैं। तो अतिरिक्त मूल्य के सिद्धांत पे ये मजदूरों की वो हक बोलते हैं, बट मिलता किसको है? पूंजीपति वर्ग को मिलता है। ठीक है, देखिए कार्ल मार्क्स का पहले तो जन्म देख लीजिए। कार्ल मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर एग्जाम में, एक से दो क्वेश्चन आपको कार्ल मार्क्स से मिलेंगे ही। एक तो उनका बुक, उनके जो सिद्धांत है, ठीक है, और किससे प्रेरित है उनका सिद्धांत, ये सब उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्रम में भी उनकी बुक को सजाने को आ जाता है। तो कार्ल मार्क्स का बुक, लेनिन का बुक, गांधी का बुक, अंबेडकर का बुक, ये सब के बुक को आपको
टाइम लाइन के साथ याद रखना चाहिए, ठीक है, कब कब उन्होंने कौन कौन से बुक को लिखा। हाँ, और एक और मार्क्स के बुक में किस बुक में उन्होंने कैसा कौन सा सिद्धांत दिया है वो उससे भी रिलेटेड मैच द फॉलोइंग में आ जाएगा। एक साइड इनके बुक का नाम आ जाएगा, एक साइड उन्होंने जो जो सिद्धांत दिए हैं उसको, तो किस बुक में उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है उसको भी मैच करने के लिए आता है। पहले तो उनका जन्म कहाँ हुआ था, 1818 में जन्म हुआ था, 1883 में उनकी मृत्यु हुई। अधिशेष मूल्य की विशेषता क्या है, रिकार्डो से ठीक है तो हमने देख चुका है। और उनकी एक बुक है दास कैपिटल, ये भी जानते हैं। मैंने मार्क्स को भी अपने चैनल पे करा रखा है, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, जितने भी यूजीसी नेट में है उसको आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट करके एक प्लेलिस्ट बनी होगी, उसमें आपको वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर के क्लासेस मिल जाएंगे, आप उसे देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी आपको हेल्पफुल रहेगा अगर आप अभी यूपी पीजीटी या टीजीटी का दे रहे हो, अगर सही में मतलब उसमें एक बार आप कर लोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी सिद्धांत में लेनिन का योगदान है, ठीक है। नहीं पूछ रहा क्या क्या योगदान है, इसमें भी वो होगा, कूट में होगा। पहला, सर्वहारा के अग्र दल के रूप में पार्टी का उनका सिद्धांत जो क्रांति के पहले और बाद दोनों में जनसाधारण का मार्गदर्शन करता है, ठीक है। अगला है, पूंजीवादी साम्राज्यवाद का उनका सिद्धांत जिसको उन्होंने पूंजीवाद के मध्यवर्ती चरण के रूप में माना है। तीसरा है, दुनिया के पहले सर्वहारा राज्य की पुनर्निर्माण के लिए उनका विचार। चौथा है, क्रांति की रणनीति और दाव पेच का उनका सिद्धांत। तो इसमें हो जाएगा, ये वाला नहीं होगा, सेकंड को एलिमिनेट करना, 1 3 और 4 है, ठीक है। अगला इनकी बुक है व्हाट टू बी डन, 1901 में इन्होंने दल का सिद्धांत दिया है, ठीक है। और मार्क्स इनके गुरु जैसे हैं, तो मार्क्स ने दल के सिद्धांत के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन लेनिन ने दल के सिद्धांत को इनिशिएटिव किए थे, ठीक है, दल के सिद्धांत का इनिशिएटिव लिया था। अगला है 20 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन विचारधारा की विशेषता नहीं है, विचारधारा की विशेषता नहीं है। तो देखो, एक राजनीतिक आस्था प्रणाली, राजनीतिक विचारों का एक कार्यवाही उन्मुख समुच्चय, एक खास सामाजिक वर्ग, सामाजिक समूह, वैश्विक नजरिया, दिए हुए राजनीतिक विचार जो वर्ग या सामाजिक हितों को समाविष्ट या व्यक्त नहीं करते। तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी। अगला, निम्नलिखित में किसने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप से संबंधित होने के रूप में की है। तो ये किए हैं आपका रॉय सी मैक्रिडिस और वार्ड ने किया है, रॉय सी मैक्रिडिस और रॉय ने किया है। तुलनात्मक राजनीति के विद्वान रॉय सी मैक्ड्रिस और वार्ड ने तुलनात्मक राजनीति की परिभाषा दलों, हितों और नेतृत्व संरचना के मुख्य रूप में से संबंधित होने के रूप में की है। द स्टडी ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट मैक्रिडिस की प्रमुख रचना है। आधुनिक युग में तुलनात्मक राजनीति का आरंभ आर्थर बेंटले के प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट से प्रारंभ हुआ। ये ध्यान रखिएगा, तुलनात्मक राजनीति का जो प्रारंभ हुआ है आर्थर बेंटले के द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908। अब यही आ जाएगा प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किसकी, तो बेंटले, आर्थर बेंटले की 1908 की रचना है। आजकल देखो, आजकल ऐसे भी देता है, बुक का नाम दे देगा और उसको क्रम में सजाने को आ जाएगा। तो आपको पहले तो पता होना चाहिए वो थिंकर किसके हैं और वो थिंकर कब के हैं। इस तरीके भी क्वेश्चन खासकर आपको हायर में पूछे जाएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर हो या टीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं। अगला है, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जीन ब्लॉन्डे, द प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है, और जीन ब्लॉन्डे का एन इंट्रोडक्शन टू द कंपैरेटिव गवर्नमेंट, ठीक है। अगला है, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तुलनात्मक राजनीति के सिस्टम के सिद्धांत में साम्यता बनाए रखने के लिए आगम संरचना और निर्गम संरचना के मध्य संतुलन को मान्यता दी गई है। कारण बोला जा रहा है, सिस्टम के सिद्धांत की आलोचना यथा पूर्व स्थिति परक निदर्श के रूप में की जाती है। तो इसका दोनों सही है बट व्याख्या नहीं किया जा रहा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, ग्रेवियल आलमंड द्वारा निर्धारित हित समूहों को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ये क्रम में है नहीं, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अगला, निम्नलिखित कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए इसका, एक मिनट, अच्छा एक, बाकी सी सही नहीं है, देखते हैं। देखिए,
चर्चिस्ट आंदोलन, इंग्लैंड के पुरुष मत संग्रह की मांग, फिलाडेल्फिया है संयुक्त राज्य अमेरिका में आज़ादी की घोषणा और संविधान पर हस्ताक्षर, और 1832 है ब्रिटिश की निर्वाचन प्रणाली में सुधार, ये भी ठीक है। सी नहीं है तो सी देखते हैं मैफ्लावर क्या है। एक मिनट, देखिए मैफ्लावर समझौता 11 नवंबर 1620 में इंग्लैंड एवं अमेरिका से संबंधित है। यह फ्लाईमाउथ कॉलोनी का पहला शासकीय दस्तावेज है। यह मैफ्लावर के पुरुष यात्रियों द्वारा लिखा गया था, जिसमें अलगाववादी प्यूरिटन्स का साहसी व्यापारी शामिल थे। प्यूरिटन्स इंग्लैंड के किंग जेम्स द्वारा धार्मिक उत्पीड़न से भाग रहे थे। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 26। सेकेंड विश्व के पश्चात बहुत से अफ्रीकी एशियाई राष्ट्र स्वतंत्र हो गए। कारण बोला जा रहा आर्थिक विकास नहीं होने के कारण उनकी स्वतंत्रता यथापरक होने की बजाय अधिक औपचारिकता की ओर प्रवृत्त होने लगी। तो इसका सही हो जाएगा, बहुत सही है बट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है, यानी 3 सुमेलित है, 1 सुमेलित नहीं है। पॉलिटिकल कंटिन्यूटी एंड चेंज पीटर एच मार्केल का है। फिर द मैन ऑन द हॉर्स बैक सैमुअल फाइनर का है। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम एशिया मैक्रेडिस का है। और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे, तो ये है आपका, ये क्या है, बी नहीं है इसका, आमन पावेल हो जाएंगे। ठीक है, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टुडे आमन पावेल। तो अगला क्वेश्चन है, किसी क्रांति के संबंध में निम्नलिखित में कौन से तत्व सही हैं। संविधान में परिवर्तन, ठीक है, एक शासक वर्ग दूसरे शासक वर्ग द्वारा प्रतिस्थापित हो सकता है सभी। राजनीतिक संस्थाओं में रूप भेद, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक संरचनाओं में मौलिक परिवर्तन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा राइट आंसर, सारा ही हो जाएगा 1 2 3 4। अगला है सरकार की एकात्मक प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। ये आपके यूपी टीजीटी में एकात्मक, संघात्मक, संसदात्मक, अध्यक्षात्मक से रिलेटेड क्वेश्चन, और अब इसी तरीके के थोड़े से लॉन्ग क्वेश्चन बनेंगे, तो आपको इसलिए क्वेश्चन को आपको पढ़ने में भी थोड़ा आराम से पढ़िए, ताकि ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन लगते टफ हैं बट होते आसान है। ठीक है, चलिए देखिए, एक राष्ट्र की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखने में सर्वाधिक प्रभावी, ठीक है, हो सकता है ये। फिर प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से शक्ति स्थानीय इकाइयों को प्रत्योजित की जाती है। इसमें एकल विधि निर्माण निकाय होता है। स्थानीय प्रशासनिक इकाई संविधान से अपनी शक्ति नहीं लेती है। स्थानीय प्रशासनिक इकाइयां संविधान से अपनी शक्ति नहीं लेती है, ऐसा तो नहीं लग रहा है मुझे। प्रश्नगत चारों विकल्प एकात्मक की प्रमुख विशेषता, देखो दिया तो ये डी ही है, देख लेना आप एक बार। ठीक है, क्या है एक बार मुझे देखो, स्थानीय प्रशासनिक संविधान से अपनी शक्ति नहीं लेती हैं। अच्छा चलो ठीक है, तो 1 2 3 4 सारा हो जाएगा। अगला है, अमेरिकी संविधान के किस संशोधन और कार्यकारी कृत ने न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि की सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख किया था। तो ये किए थे आपके ये 5वां संशोधन है और 14वां संशोधन है। ठीक है, दूसरा और तीसरा है ना। तो अमेरिकी संविधान में 5वें एवं 14वीं संशोधन में विधायी और कार्यकारी कृत्यों की न्यायिक समीक्षा के संबंध में विधि सम्यक प्रक्रिया का उल्लेख है। और 1 से लेके 10 संशोधन जो हुआ था वे आपके मौलिक अधिकार के लिए ही हुआ था वहां पे अमेरिका में। और अभी तक अमेरिका में टोटल 27 संशोधन हो चुके हैं। वहाँ के बहुत ही छोटा संविधान है, 7 अनुच्छेद है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। और सबसे पहला लिखित संविधान है। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। प्रशासनिक विधि फ्रांस, ठीक है, न्यायाधीशों की आजीवन नियुक्ति नहीं, सीनियर सभा के में राज्यों का एक समान प्रतिनिधि अमेरिका में, ठीक है, विधि का संचयन, ठीक है, ये वाला ये नहीं होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, नहीं पूछा जा रहा है ना, तो न्यायाधीशों का आजीवन संयुक्त राज्य अमेरिका में ही है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजनीतिक विकास की व्याख्या प्रशासनिक और विधिक विकास के रूप में की है? ठीक है, प्रशासनिक और विधिक, तो ऑप्शन है पॉल वेनर है, जेम्स एस कॉलमैन है, एडवर्ड सिल्स है, मैक्स वेबर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 32 का मैक्स वेबर। मैक्स वेबर तो देखिए करिश्माई विधिक, वेबर ने नौकरशाही के 3 प्रकार परंपरागत, करिश्माई और विधिक बताया है। द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है। आगे है 33, लोकतांत्रिक प्रणाली में सभी व्यक्तियों को एक समान माना जाता है और आम आदमी की सरकार का घोतक है। कारण बोला जा रहा है, आम धारणा है कि सरकार ज्यादातर शक्ति अभिजन के नियंत्रण एवं प्रबंधन में कार्य करती है। तो इसका हो जाएगा, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। अगला है, मैक्स वेबर ने नौकरशाही के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका है, देखिए यह नियम आधारित युक्ति संगत नियंत्रण का लोहे का पिंजरा है। तो इसको हमें एलिमिनेट करना कर, लोहे का नहीं है। यह युक्ति युक्त विधिक प्राधिकार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। नौकरशाही से मेधा के रूप में ज्ञान माध्यम से प्रभुत्व अभिप्रेत है। लोकतंत्र में इसकी सहज ग्रहता है। तो 2, 3, 4 है इसका राइट आंसर। अगला है, मैच करना है हमें 35। क्या है? रॉबर्ट डहल है, लिपसेट है, आगे स्कीम स्कीमिट कार्ल है, रोजर चार्ल्टर्न है। इसका राइट, इस मैच ही किया हुआ ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है, देखिए रॉबर्ट डहल का है पॉलियार्की, पार्टीशन एंड द अपोजिशन। लिपसेट का है पॉलिटिकल मैन। अगर पॉलिटिकल मैन तो काफी कॉमन उनकी बुक है, तो क्या है हमें बी में थर्ड, हाँ तो एक से ही हो जाता है आपका। ठीक है, पॉलिटिकल मैन तो आपने देखा होगा, काफी बार सुना होगा लिपसेट का। बाकी अगर आपको नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, एक से ही इसमें आंसर आ जाता है आपका। आगे देख लेते हैं, कार्ल स्कीमिट का है लीगैलिट एंड लेजिटिमेसा। अगला चार्ल्स स्टाइल्स का पॉलिटिकल रियलिटीज कंपैरेटिव गवर्नमेंट। अगला है 36, असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में पूर्ण कार्यकाल के लिए स्थानीय शासन व्यवस्था का उपबंध। कारण बोला जा रहा है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली में शक्ति का अभिकेंद्रण अंतर्ग्रस्त। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर, दोनों सही है बट व्याख्या नहीं है। फिर है, देखिए इस्लामिक क्रांति है, रूसी क्रांति है, गौरवपूर्ण क्रांति है और अति नैतिक क्रांति है। तो इसका एक मैच ही क्या होगा? देखिए इस्लामिक क्रांति ईरान में चलाया गया आधुनिकीकरण विरोधी आंदोलन। रूसी क्रांति, इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी किया था। गौरवपूर्ण क्रांति इंग्लैंड में संविधान सरकार की स्थापना है। अति नैतिक क्रांति चार्ल्स सेकंड की अदृच्छिक शक्ति को परिसीमित करने के लिए 1649 में क्रांति की गई थी। अगला, आधुनिकीकरण को सामान्यतया निम्नलिखित में से किसके सादृश्य माना जाता है? तो ये माना जाता है आपके, सब हो जाएगा 1, 2, 3, पश्चिमीकरण, यूरोपीकरण, राष्ट्र राजतंत्र का उदय, औद्योगिकरण। अगला है, मीडिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर ध्यानपूर्वक पढ़िए। समकालीन लोकतंत्र में प्रिंट मीडिया की भूमिका हाशिए पर आ गई है। ठीक बात है। अगला है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की भूमिका निर्णायक हो गई है। मीडिया सभी राजनीतिक शासन व्यवस्था में निष्पक्ष रहती है। मीडिया अभिकरण औद्योगिक और कॉर्पोरेट समूह के नियंत्रण में रहती है। तो ये नहीं, थर्ड नहीं है, बस 1, 2, 4। अगला है, डाइसी है, हंटिंगटन है, आलमंड है, मारवाड़ी बनाम मेडिसिन है। तो ये न्यायिक समीक्षा था, मारवाड़ी बनाम मेडिसिन। डाइसी कौन से हो जाएंगे? विधि का शासन हो जाएंगे। और हंटिंगटन क्या हो जाएंगे? राजनीतिक क्षय हो जाएंगे। अप्रत्याशित हित समूह हो जाएंगे, अप्रत्याशित हित समूह हो जाएंगे आलमंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर मैच कर दीजिए। तो ये मैच कर दिया हमने, तो इसका राइट आंसर ए है। 41 है, निम्नलिखित में से कौन भारत शासन अधिनियम 1919 की एक विशेषता नहीं है? विशेषता नहीं है पूछा जा रहा है। तो विधानसभा में एक निर्वाचित बहुमत होगा जिसका मंत्री पर नियंत्रण होगा, यही नहीं है। बाकी क्या है ये भी ध्यान रखिए।
केंद्र में द्वैध शासन विधानमंडल की स्थापना हुई। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व न केवल बरकरार रखा गया बल्कि उसे बढ़ाया गया भी। इसमें प्रांतों में इंपीरियल विधानमंडल दोनों के लिए निर्वाचकों को बढ़ाया गया, तो सब सही है, ये वाला गलत है बी। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राजनीति का अध्ययन करने के लिए स्वतंत्र पूर्व और स्वतंत्र उपरांत संस्थानिक फ्रेमवर्क उपलब्ध कराया है? तो ये मॉरिस जॉन्स ने कराया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इंडिया एंड ऑफ द बिगनिंग। अगला है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे संविधान द्वारा संरक्षित और प्रवर्तित किया गया है। इसे सामान्य विधानमंडल प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय मौलिक अधिकार का अभिभावक है। ठीक है, सभी संवैधानिक अधिकार मौलिक अधिकार है? तो बिल्कुल भी नहीं। तो आपका सिर्फ पहला और तीसरा सही है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है क्वेश्चन, मृदुराज गुरनाल मिडाल ये बोलते हैं, तो ए में हमें थर्ड लगाना है, तो ए का थर्ड आपका एक सही आंसर आ जाता। अभाव की राजनीति, तो अभाव की राजनीति है वाइनर विनर है। शासनशीलता का संकट, ये है आपका अतुल कोहली। विवादास्पद लोकतंत्र है सुब्रत के मित्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगला है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो संसद के बीच असहमति होने की दशा में संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। ठीक है, असहमति होने पे संयुक्त बैठक बुलाई जानी चाहिए। देखो, संसद के बीच असहमति होने पर संयुक्त बैठक ऐसे नहीं है, हमेशा नहीं होगा। ठीक है, अगला है आर्टिकल, ये थोड़ी आर्टिकल संवैधानिक संशोधन के बारे में है ना, तो देखिए क्या सही नहीं है। विधेयक संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल संशोधन में किसी में भी पेश किया जा सकता है। विधेयक बहुमत 2/3 उपस्थिति मतदान में भाग लिया तथा कुल सदस्य के 50% से अवश्य पारित होनी चाहिए। राष्ट्रपति विधिवत रूप से पारित और अनुसमर्थित विधेयक को अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है। अगला है, सन 1989 में भारत निम्नलिखित राष्ट्रपतियों को उनके क्रम के अनुसार रखें। देखिए, KR नारायणन है, कलाम है, फिर है वेंकट रमन है, शंकर दयाल शर्मा, प्रतिभा पाटिल है। तो सबसे पहले और लास्ट में, तो सबसे लास्ट में हमारे हो जाएंगे वेंकट रमन और शंकर दयाल शर्मा, तो डी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट होगा ना, डी। सबसे बाद में प्रतिभा पाटिल। देखिए, वेंकट रमन है 87 से 92, शंकर दयाल है 92 से 97, KR नारायण 97 से 2002, कलाम है 2002 से 2007 और प्रतिभा पाटिल है 2007 से 2012। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के पदों, मृत्यु और त्यागपत्र हटाए जाने या अन्यथा की वजह से रिक्त हो जाने पर आकस्मिक के लिए प्रावधान? तो ये है आर्टिकल 70। अगला, या तो मार्गरेट थ्रेचर या टोनी ब्लेयर के अंतर्गत यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्रियों द्वारा सत्ता का जितना दुरुपयोग किया गया है उसकी तुलना में सन 1989 से भारत के मंत्रियों द्वारा सत्ता का अपेक्षाकृत कम दुरुपयोग देखा गया है। तो यह कथन किसका है? यह है जेम्स मैनर का है। ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन भारत में उच्चतम न्यायालय के दोहरे व्यक्तित्व मानते हैं, एक विधिक संस्था और एक लोक संस्था? तो ये मानने वाले हैं माधव घोषला और अनंत पद्मनाभम। ऑप्शन सी। आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। कौन भारत निर्वाचन आयोग के स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन को एक प्रभावी कवच कहते हैं? तो ये है लॉयड और सुजान रुडोल्फ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड 50 क्वेश्चन किए हैं। अगले क्लास में इससे जो रेस्ट बचा वो क्वेश्चन वो करा दूंगी। तो फ्रेंड्स, किसी वजह से ये चैनल हेल्प कर रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं आगे वीडियो डालूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।